69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। हाँ, ये मामला तो काफी सुर्खियों में रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसमें कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मतलब एक तरफ तो देखिए, आरक्षण लागू करने को लेकर बड़े आरोप हैं और महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जी। और दूसरी तरफ इसी मामले से जुड़ा एक कथित नकल माफिया भी है, जिसके खिलाफ हाल ही में बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, वो भी खबर आई है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग पहलुओं को थोड़ा समझें, परत दर परत खोलें। बिल्कुल। कि भाई कैसे एक सरकारी भर्ती इस तरह के विवादों में फंसी, हाँ। क्या आरोप लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, और ये नकल वाला एंगल क्या है इसमें? और कैसे ये आपराधिक तार भी इससे जुड़ रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। चलिए। तो सबसे पहले इस 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। ये 2018 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक। जी। और जैसा कि मतलब कई रिपोर्ट्स में आया है, जैसे द प्रिंट की रिपोर्ट है या कांग्रेस नेताओं के बयान है, ये शुरू से ही थोड़ी विवादित रही है। और जो मुख्य विवाद है वो है आरक्षण को लेकर। मतलब SC ST OBC वर्ग के लिए जो सीटें तय थीं, उनके आवंटन को लेकर। जी, ये सबसे बड़ा पेच है इसमें। हाँ, तो आरोप क्या है? खासतौर पर जैसे कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया और हजारों उम्मीदवार भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कुल 69,000 सीटें थीं, इसमें से करीब 18,500 सीटें आरक्षित थीं SC ST OBC के लिए। ठीक है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इन 18,500 में से सिर्फ 2,637 सीटों पर ही आरक्षण के नियम सही से लागू हुए। ओह, सिर्फ 2,637। जी। और बाकी जो बची करीब 15,863 सीटें, यानी काफी बड़ा हिस्सा। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा। उन पर आरोप है कि अनारक्षित वर्ग के, मतलब जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को नौकरी दे दी गई। अच्छा, अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आरोप सिर्फ कोई क्लरिकल मिस्टेक या प्रक्रिया की भूल के नहीं हैं। इनका संवैधानिक और सामाजिक महत्व बहुत गहरा है। हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है वो सामाजिक न्याय के लिए है। जो समुदाय हाशिए पर रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, कांग्रेस और जो उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं उनका तर्क यही है कि अगर आरक्षण नियमों को अनदेखा किया गया है तो ये न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, बल्कि ये हजारों SC ST OBC उम्मीदवारों को उनके हक से वंचित करना है। हाँ, उनके भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे धकेलो जैसा है ये। तो इसे वो सिर्फ एक भर्ती की खामी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ये तो फिर वो इसे सामाजिक न्याय पर एक तरह का हमला बता रहे हैं। अच्छा, और शायद इसीलिए, जैसा कि आप बता रही हैं और स्रोत भी कहते हैं, हजारों अभ्यर्थी महीनों से लखनऊ में डटे हुए हैं। जी जी, सड़कों पर हैं। हाँ, कभी CM आवास के पास, कभी शिक्षा मंत्री के दफ्तर के बाहर। बिल्कुल। उनकी मांगे भी सीधी हैं। क्या मांगे उनकी मुख्य रूप से? कि भाई आरक्षण के जो नियम है उनका ठीक से पालन हो, उन्हें उनका संवैधानिक हक मिले। ये जो लंबा प्रदर्शन चल रहा है महीनों से, ये वाकई इस मुद्दे की गंभीरता दिखाता है। हाँ, और उन उम्मीदवारों की हताशा भी। सोचिए, उनका करियर दांव पर लगा है। सही बात है। और महीनों तक राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन करना ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं। ये बात तो है। अब इसमें राजनीतिक एंगल भी है। कांग्रेस पार्टी इसको काफी जोर शोर से उठा रही है। हाँ, वो तो है ही। तो उनकी क्या मांगे हैं? स्रोतों के अनुसार वो कह रहे हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी। हाँ, मतलब शायद प्रशासनिक जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। शायद। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो 18,500 सीटें हैं आरक्षित वर्ग की, जिन पर गड़बड़ी का आरोप है, उन पर योग्य SC ST OBC उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाए। यानी बैकलॉग भरा जाए एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक और बात सामने आई है, थोड़ी चिंताजनक, कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शिक्षकों पर कथित तौर पर कुछ दमन जैसी कार्रवाई हो रही है। अच्छा। तो पार्टी ने इस पर भी रोक लगाने की मांग की है। ये तो गंभीर आरोप है। तो ये तो हुआ एक पहलू, आरक्षण से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील संवैधानिक अधिकारों का सवाल और हजारों लोग सड़कों पर। जी। अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, जिसका जिक्र भी खूब हो रहा है। हाँ, KL पटेल। KL पटेल, जिसे कहा जा रहा है कि ये एक अंतर्राज्यीय नकल माफिया है और इसी 69,000 भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड या सरगना। मास्टरमाइंड। हाँ,
तो ताज़ा खबर ये है कि प्रयागराज में ममफोर्डगंज जैसे पॉश इलाके में, अच्छा, पॉश इलाके में? जी हाँ, वहाँ KL पटेल की करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कितनी? जानकारी के मुताबिक लगभग 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। 10 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और कार्रवाई हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत। गैंगस्टर एक्ट? बताया गया कि भारी पुलिस बल था, डुगडुगी बजाकर मुनादी भी की गई। हाँ, मतलब प्रशासन इसे दिखाना चाहता है कि ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल, ये सिंबॉलिक भी होता है। हाँ, तो इसमें 2 मकान है। एक मकान करीब 2.5 करोड़ का पटेल के नाम पर, ठीक है, और दूसरा उससे भी बड़ा करीब 7.5 करोड़ का, वो पटेल और उसके भाई नंदलाल के नाम पर जॉइंट है। अच्छा, लेकिन जांच में ये निकला कि दोनों मकान खरीदने के लिए पैसा KL पटेल ने ही लगाया था। मतलब पैसा उसी का था। हाँ, तो 10 करोड़ की संपत्ति जब्त होना ये तो मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की या जब्ती का क्या मतलब है। हाँ, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट एक सख्त कानून है। ये बनाया ही गया है संगठित अपराध से निपटने के लिए। ठीक है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि अपराधी जो गैर कानूनी तरीकों से, मतलब क्राइम से पैसा कमाते हैं, उस संपत्ति को जब्त करके उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए। फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ना। एग्जैक्टली। तो पटेल पर गैंगस्टर एक्ट लगना और उसकी संपत्ति कुर्क होना ये दिखाता है कि प्रशासन इसे सिर्फ एक व्यक्ति का फ्रॉड नहीं मान रहा। नहीं, वो इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के तौर पर देख रहा है। अच्छा। और ये कार्रवाई एक तरह से भर्ती परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार और नकल माफिया का गठजोड़ है, उस पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा सांकेतिक कदम भी है। हाँ, एक मैसेज देने की कोशिश। बिल्कुल, कि ऐसे अपराध से कमाए पैसे पर हमला होगा। और जब हम KL पटेल के बैकग्राउंड को देखते हैं, जैसा कि स्रोतों में पता चल रहा है, तो ये संगठित अपराध वाली बात और पुख्ता लगती है। ये प्रयागराज के पास बहरिया इलाके का रहने वाला है, कपसा गांव का। अच्छा। और ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है इस खेल में, ऐसा लगता है। इसका नाम पहले भी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों में आ चुका है। हाँ। जैसे रेलवे ग्रुप D भर्ती, हाँ। लेखपाल भर्ती, ये तो यूपी की हो गई। और तो और मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला था, व्यापम, उसमें भी, हाँ, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। तो ये पैटर्न तो यही बताता है कि इसका नेटवर्क शायद काफी बड़ा और पुराना है। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में नाम आना ये किसी लोकल लेवल के फ्रॉड से कहीं ज्यादा बड़ा इशारा करता है। ये एक बड़े, शायद इंटरस्टेट संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो भर्ती सिस्टम की कमजोरियों का सालों से फायदा उठा रहा हो। और इसी 69,000 वाले मामले में इसे पहले गिरफ्तार भी किया गया था। हाँ, लेकिन जमानत पर बाहर है शायद। हाँ, जानकारी यही है कि फिलहाल जमानत पर है और इस पर प्रयागराज के शिवकुटी और सोराव थानों में गैंगस्टर एक्ट के 2 मामले हैं और कुल मिला के कम से कम 4 मुकदमे चल रहे हैं। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है। हाँ, अच्छा खासा लंबो चौड़ा रिकॉर्ड नजर आता है। तो गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई इसी संगठित अपराध की जड़ पर चोट करने की कोशिश है, क्योंकि ये एक्ट मानता है कि ऐसे लोग अकेले काम नहीं करते, गैंग बनाकर करते हैं। सही बात है। और अवैध संपत्ति बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जी, कि ये जो 2 धागे हैं, एक तरफ आरक्षण वाला विवाद और दूसरी तरफ इस नकल माफिया पर कार्रवाई, इनको एक साथ कैसे देखा जाए? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। एक तरफ देखिए, सिस्टम में, प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी के आरोप है। बिल्कुल, प्रणालीगत खामियां। हाँ, सिस्टमिक इश्यूज, जिसके लिए हजारों लोग महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, न्यायिक जांच मांग रहे हैं। ये व्यवस्था पर सवाल है। दूसरी तरफ उसी भर्ती से जुड़े एक कथित सरगना KL पटेल पर क्रिमिनल लॉ के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, संपत्ति जब्त हो रही है। हाँ, तो क्या पटेल पर कार्रवाई होने से आरक्षण वाले जो बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब मिल जाता है? ये मुश्किल सवाल है। क्या इससे उन उम्मीदवारों को कोई राहत मिलती है जिनकी शिकायत आरक्षण को लेकर है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि दोनों की प्रकृति बहुत अलग लगती है। बिल्कुल, अगर हम स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये 2 अलग अलग मुद्दे नजर आते हैं, भले ही वो एक ही भर्ती से जुड़े हैं। पहला मुद्दा आरक्षण वाला, वो नियमों के पालन का है, सरकारी नीतियों का है, सामाजिक न्याय का है। ये एक सिस्टम का, पॉलिसी का मुद्दा है, व्यवस्थागत मुद्दा। हाँ, जो सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। सही है। और दूसरा मुद्दा पटेल और उसके नेटवर्क का, वो फ्रॉड का है, चीटिंग का है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है, आपराधिक मामला। जी, वो एक क्रिमिनल इशू है जिससे पुलिस और कानून की एजेंसियां निपट रही हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाकर।
तो अहम सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आपराधिक चेहरे पर या कुछ लोगों पर कार्रवाई करने से जो व्यवस्था में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या एक पर कार्रवाई करके दूसरे से ध्यान हट जाएगा? ये भी एक संभावना हो सकती है। स्रोत इस पर सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक ही पेड़ की दो अलग अलग बीमारियां हैं। जड़ एक ही भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन इलाज शायद अलग अलग चाहिए। बिल्कुल। और इस सब के बीच वो हजारों उम्मीदवार हैं जिनका भविष्य अधर में है, जो महीनों से लखनऊ में बैठे हैं। जी। उनकी जो मूल चिंता है वो बार बार यही सामने आ रही है कि आरक्षण के नियमों का सही पालन हो। हाँ, उनकी लड़ाई तो उसी के लिए है। केएल पटेल जैसे लोगों पर कार्रवाई ठीक है, अपराध के खिलाफ जरूरी है, लेकिन इससे उन उम्मीदवारों को क्या मिला जो अपनी रिजर्व्ड सीट्स के लिए लड़ रहे हैं? सही बात है, उन्हें तो सीधे तौर पे शायद कुछ नहीं मिला। हाँ, उनकी लड़ाई तो सिस्टम से है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। बिल्कुल। और ये पूरा मामला जो है, ये सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, हाँ, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता की कमी और जनता के विश्वास में जो कमी आई है उसको साफ तौर पर दिखाता है। जब एक ही भर्ती पर इतने गंभीर आरोप लगे, आरक्षण में धांधली के भी और नकल माफिया के भी, हाँ, दोनों तरफ से, तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। सही बात है। और खासकर आरक्षण जैसा मुद्दा जो इतना संवेदनशील है सामाजिक और राजनीतिक रूप से, जी, उस पे विवाद खड़ा होना और महीनों तक कोई समाधान न निकलना, ये शासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो जो जानकारी है उससे तो यही लगता है कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच और न्याय की मांग दोनों मोर्चों पर जारी है, आरक्षण के सही कार्यान्वयन के लिए भी और जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है उन्हें सजा दिलाने के लिए भी। तो आज हमने कोशिश की उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े काफी जटिल और कई परतों वाले मामले को समझने की। एक तरफ हमने देखा कि आरक्षण नियमों के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप हैं। जी, हजारों सीटों पर। हाँ, कहा जा रहा है कि हजारों आरक्षित सीटों पर दूसरों को नियुक्त कर दिया गया और इसके खिलाफ अभ्यर्थी, राजनीतिक दल सब न्यायिक जांच और सही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी भर्ती घोटाले से जुड़ा एक कथित मास्टरमाइंड केएल पटेल, नकल माफिया, हाँ, जिसे कुख्यात नकल माफिया बताया गया है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति जब्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई हुई है। ये संगठित अपराध पर नकेल कसने का प्रयास दिखाता है। जी बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग पहलू हमने देखे। हाँ, और ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या? कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और विश्वास वापस लाने के लिए क्या ये काफी है कि हम सिर्फ नकल माफिया जैसे व्यक्तिगत अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें, या फिर ये तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि प्रक्रिया की जड़ में जो व्यवस्थागत खामियां हैं, जैसे आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी, हाँ, जैसे आरक्षण के सही कार्यान्वयन को लेकर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उनका ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जाता। मतलब क्या सिर्फ अपराधियों को पकड़ने से सिस्टम सुधर जाएगा, या सिस्टम को सुधारने के लिए और ज्यादा गहरे प्रयास करने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस मामले तक ही सीमित नहीं है शायद। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। और जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन, उनकी कह सकते हैं निराशा और उनकी जो स्पष्ट मांगे हैं उन पर रोशनी डालती है। आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी पर रहेगी कि भाई ये अभ्यर्थी क्यों सड़कों पर हैं, क्यों उन्होंने इस साल मतलब दिवाली न मनाने जैसा बड़ा फैसला ले लिया और सरकार से उनकी असल मांगे क्या है। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को थोड़ा खोलकर समझें। बिल्कुल, और ये समझना यहाँ जरूरी है कि ये कोई मतलब अचानक से उठा हुआ विवाद नहीं है। जैसा कि हमें जानकारी से पता चल रहा है, ये मामला भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को सही ढंग से लागू न करने के कथित आरोपों से जुड़ा है और ये एक कानूनी लड़ाई भी बन चुका है जो काफी लंबे समय से चल रही है। इसकी कई परतें हैं। हाँ, कई परतें हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है और जो शायद इन अभ्यर्थियों की पीड़ा की गहराई को सबसे ज्यादा दिखाती है, वो है उनका दिवाली न मनाने का फैसला। जानकारी ये भी कहती है कि ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ, पिछले 5 सालों से उनके त्योहार इसी संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। ये बहुत कुछ कहता है अपने आप में। हाँ, ये बहुत ही आप कह सकते हैं भावनात्मक और एक प्रतीकात्मक कदम है। जब लोग त्योहार मनाने से इनकार करते हैं तो ये उनके गहरे दुख को दिखाता है, उनकी निराशा और कहीं न कहीं व्यवस्था के प्रति उनके अविश्वास को भी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उनकी जिंदगी पर जो असर पड़ा है उसका एक प्रतिबिंब है।
जानकारी ये भी बताती है कि ये आवाज खासतौर पर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उठाई जा रही है। हाँ, और इस मोर्चे से जुड़े कुछ नाम भी सामने आए हैं। जानकारी में प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का जिक्र है। उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनके लिए कोई त्योहार नहीं है। 5 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। जी, बहुत लंबा समय है। अच्छा, अब जरा इस मुद्दे की जड़ में चलते हैं। आखिर इनकी मूल शिकायत क्या है? मतलब किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं? देखिए, उपलब्ध स्रोतों से जो बात एकदम साफ तौर पर उभर कर आ रही है वो ये है कि इन अभ्यर्थियों का मानना है कि ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया थी ना, उसमें आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं हुआ। उनका सीधा आरोप है कि नियमों में जो कथित गड़बड़ियां हुई उनकी वजह से जो सीटें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए थीं वो उन्हें नहीं मिली और इस वजह से वे रोजगार पाने से वंचित रह गए। तो ये महज एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये उनके अधिकारों के हनन का आरोप भी है। यानी मामला सीधे तौर पर रिजर्वेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, उसके कार्यान्वयन से जुड़ा है। और आपने कहा कि ये कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस बारे में जानकारी क्या कहती है? कहां तक पहुंची है ये लड़ाई इनकी? हाँ, और ये इस मामले का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जानकारी के अनुसार ये अभ्यर्थी चुप नहीं बैठे हैं। वे न्याय पाने के लिए अदालतों के दरवाजे लगातार खटखटा रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनके संघर्ष की गंभीरता को दिखाता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन इसमें एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है। जानकारी ये बताती है कि ये अभ्यर्थी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच, मतलब 2 स्तरों पर अपना केस जीत चुके हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है और यही बात इस मामले को और भी पेचीदा बना देती है। आप सोचिए, हाई कोर्ट की 2 बेंचों से केस जीतने का मतलब है कि अदालत ने उनकी दलीलों में वजन पाया, उनके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि हमें पता चला है, इन विजय अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। ये स्थिति उनके लिए जाहिर तौर पर बेहद निराशाजनक है और कई सवाल भी खड़े करती है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अदालत में जीत हासिल करने के बाद भी नौकरी ना मिलना, ये तो एक अजीब सा डेडलॉक लगता है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और यहीं पर आकर ना अभ्यर्थियों का गुस्सा और उनकी शिकायतें सरकार की भूमिका पर केंद्रित हो जाती हैं। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि राज्य सरकार कथित तौर पे लचर पैरवी कर रही है और इस मुद्दे पर संवेदनहीनता दिखा रही है। लचर पैरवी और संवेदनहीनता, ये तो काफी गंभीर आरोप हैं सरकार पर। क्या इस बारे में कुछ और विस्तार से पता चलता है? जैसे सुनवाई में देरी को लेकर क्या शिकायत है उनकी? हाँ, जानकारी इस पर और रोशनी डालती है। अभ्यर्थियों का कहना है, और ये आंकड़े भी बताते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 14 महीनों में 23 से ज्यादा बार सुनवाई की तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन मामले का निपटारा नहीं हो पाया है। उन्हें लगता है कि सरकार या तो जानबूझकर मामले को लंबा खींच रही है या फिर उनके पक्ष को मजबूती से नहीं रख रही है, जिस वजह से उन्हें न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही है। और ये देरी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी है। यही उनकी नाराजगी का मुख्य कारण बन रही है। उनका मानना है कि अगर सरकार चाहे तो इस मामले का हल जल्दी निकल सकता है। समझ गई। तो स्थिति ये है कि हाई कोर्ट में जीत के बाद भी नियुक्ति नहीं और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। और इसके लिए ये अभ्यर्थी सीधे तौर पर सरकार की कथित उदासीनता और कमजोर पैरवी को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसी हताशा की स्थिति में क्या उन्होंने सरकार से कोई स्पष्ट मांग रखी है? वे फौरी तौर पर क्या चाहते हैं? हाँ, उनकी एक बहुत ही फोकस्ड और स्पष्ट मांग है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार उनकी मांग है कि 28 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, उसमें राज्य सरकार खुद आगे बढ़कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक हलफनामा, एक एफिडेविट दायर करे। और इस हलफनामे में क्या हो, इसमें याची लाभ देने की बात कही जाए। याची लाभ, इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? जरूर। याची लाभ का सीधा सा मतलब होता है कि अदालत के किसी फैसले का फायदा मुख्य रूप से या सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्होंने याचिका दायर की है। तो ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर यह कहे कि हाँ, जो लोग इस मामले में याचिका करता हैं उन्हें राहत दी जानी चाहिए, मतलब उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये एक तरह से सरकार से अपने पक्ष में एक स्पष्ट स्टैंड लेने की मांग है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही ठोस और टाइम बाउंड मांग है।
28 अक्टूबर की सुनवाई में सरकार उनके पक्ष में याची लाभ का हलफनामा दे। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या अभ्यर्थियों ने आगे की कोई रणनीति भी बताई है? जानकारी इस बारे में क्या कहती है? हाँ, इस पर भी जानकारी उपलब्ध है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है। मोर्चा के नेता राजन जायसवाल और जगबीर सिंह चौधरी के हवाले से ये बात सामने आई है कि अगर 28 अक्टूबर को सरकार उनके पक्ष में हलफनामा दाखिल नहीं करती है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में आरक्षण से प्रभावित ये सभी अभ्यर्थी अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। आंदोलन तेज करने से उनका क्या मतलब है? क्या उन्होंने बताया है कि वे किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे? हाँ, उन्होंने अपनी योजना का खुलासा भी किया है। जानकारी के मुताबिक उनकी योजना है राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने राज्य की विधानसभा का घेराव करने तक की चेतावनी दी है। विधानसभा घेराव? जी, ये कदम बताते हैं कि वे अपनी मांगों को लेकर कितने गंभीर हैं और अब शायद आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा घेराव अपने आप में एक बड़ा और दबाव बनाने वाला कदम माना जाता है। हाँ, विधानसभा घेराव, ये तो निश्चित रूप से मामले को और तूल देगा। क्या इसके अलावा भी विरोध का कोई और तरीका उन्होंने सोचा है? जी, एक और महत्वपूर्ण रणनीति का जिक्र मिलता है। वे केवल लखनऊ में प्रदर्शन या घेराव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने एक जन जागरण अभियान चलाने की भी बात कही है। जन जागरण अभियान? हाँ, इसके तहत वे उत्तर प्रदेश के हर जिले में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह उनके अनुसार प्रदेश सरकार ने आरक्षण से पीड़ित इन अभ्यर्थियों के साथ कथित तौर पर सौतेला व्यवहार किया है। अच्छा, तो मतलब वे अपने मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक और कानूनी गलियारों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे सीधे जनता के बीच ले जाकर एक जनमत बनाने की कोशिश भी करेंगे। हाँ। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ होता है कि ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, एक बहुआयामी रणनीति अपना रहे हैं। जैसा कि उपलब्ध जानकारी इशारा करती है, एक तरफ वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं जी, और सरकार से एक विशिष्ट कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने, विधानसभा घेराव जैसी कड़ी चेतावनी देने और साथ ही साथ जन जागरण अभियान के जरिए जनता का समर्थन हासिल करने की भी योजना बना रहे हैं। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आवाज अनसुनी ना रह जाए। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े ये अभ्यर्थी मानते हैं कि आरक्षण नियमों में गड़बड़ी के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है। वे हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं पर नियुक्ति नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और उनका आरोप है कि सरकार उनके केस की सही पैरवी नहीं कर रही है। उनकी फौरी मांग है कि सरकार 28 अक्टूबर को उनके पक्ष में याची लाभ का हलफनामा दे। ऐसा न होने पर वे दिवाली का बहिष्कार जैसे प्रतीकात्मक विरोध के साथ साथ लखनऊ में बड़े आंदोलन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का अभियान भी चलाएंगे। हाँ, और इसमें ये जोड़ना भी जरूरी है कि ये पूरा घटनाक्रम, जैसा आपने पहले कहा, पिछले 5 सालों से चल रहा है, जो इन अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष और उनकी बढ़ती हुई हताशा को भी दिखाता है। और ये जो जन जागरण अभियान है, उसका मकसद स्पष्ट रूप से अपने कथित सौतेले व्यवहार के नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाना और सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाना भी है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका कुल मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति किस ओर इशारा कर रही है? जाहिर है ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा बन चुका है। निश्चित तौर पर उपलब्ध जानकारी जो तस्वीर पेश करती है वो एक गहरे गतिरोध की है। एक तरफ ये हजारों प्रभावित अभ्यर्थी हैं जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब सरकार से एक निर्णायक कदम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ सरकार है जिस पर इन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा निष्क्रियता, कमजोर पैरवी और संवेदनहीनता जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं रह गया है, ये हजारों युवाओं का भविष्य, उनके भरोसे और न्याय व्यवस्था में उनके विश्वास से जुड़ गया है। और इस पूरे परिदृश्य में, जैसा कि जानकारी से साफ है, 28 अक्टूबर की तारीख एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। सभी की निगाहें अब उसी दिन पर टिकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और उससे पहले सरकार क्या कदम उठाती है। हाँ, वो तारीख निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
उस दिन सरकार का रुख और अदालत की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है। और ये हमें एक बड़े सवाल की ओर भी ले जाता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद से जुड़ी वो जानकारी जो हमारे सामने उपलब्ध स्रोतों से आई है। हमने समझने की कोशिश की कि प्रभावित अभ्यर्थी क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं और आने वाले दिनों में स्थिति क्या रुख ले सकती है, खासकर 28 अक्टूबर की अहम तारीख के मद्देनजर। ये पूरा मामला, जैसा कि जानकारी में सामने आया है, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी और सरकारी प्रतिनिधित्व को लेकर प्रदर्शनकारियों के नजरिए को बहुत स्पष्टता से उजागर करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाएं इतने लंबे समय तक खिंचने वाले कानूनी विवादों और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे के कार्यान्वयन पर लगे गंभीर आरोपों में उलझ जाती हैं, तो उसका व्यापक असर क्या होता है। व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे जरूरी समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिहाज से ये क्या सवाल खड़े करता है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आगे भी गौर करने की जरूरत होगी।